नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज हम जिस शख्सियत में चुनावी दंगल के बीच में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उन्हें एक परिचय में बांधना जो है वो बहुत मुश्किल है। वो साध्वी भी हैं तो नेता भी हैं, वो फायर ब्रांड भी हैं तो ज्ञानी ध्यानी भी हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तो उत्तर प्रदेश की सांसद भी हैं। उमा भारती हमारे साथ हैं। उमा जी, अब क्या कोई नया परिचय भी आपका होने वाला है, संभावित उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री? मैं तो गंगा के अलावा और किसी बात पे अब सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी ने मुझे एक ऐसा काम दिया है कि मैं ये मानती हूँ कि ये काम मुझे कैसे मिल गया। ये ऐसा काम है कि ऐसा काम तो किसी बहुत इस धरती के परम भाग्यशाली व्यक्ति को मिल सकता है। तो मेरे को तो गंगा के काम के अलावा ना किसी पे रुचि है, और इसलिए मैं रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाऊंगी। जैसे आप कुछ पूछेंगी इस विषय को, मेरे को जवाब ही देते नहीं बनेगा। गंगा में अब आपका मन रम गया है पूरी तरह से। उमा जी, आपने गंगा की सफाई की बात कही है, लेकिन गंगा की सफाई की अगर बात करें तो उसको लेकर तो विरोधी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं, आपके मंत्रालय को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंगा की सफाई जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो असफल रहा है, और नौबत ये आ गई है कि संत समाज आपसे इतना नाराज है कि आपको गंगा की सौगंध खा के कहना पड़ा है कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो आप अपने प्राण त्याग देंगी। पहले तो ये बात मैंने 2014 में कही थी, तो या तो जो लोग कह रहे हैं कि मैंने अभी कही है तो वो अपने दिमाग को साफ कर लें। ये 2014 में ही मैंने कहा था कि 18 तक साफ नहीं हुई तो मैं अपना जीवन दान कर सकती हूँ, एक बात। दूसरा, गंगा के मामले में हम सबको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उस नदी को खराब करने वाले लोग, उनके डायनेमिक्स अलग अलग प्रकार के हैं। भारत के सबसे बड़े महानगर उसके किनारे पे हैं और उन सब की सीवेज की गंदगी गंगा में ही जा रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी गंगा के किनारे पर हैं, उनकी गंदगी भी गंगा में ही जा रही है। 6000 गांव गंगा के किनारे पर हैं, उन सब की जो भी गंदगी है वो गंगा में जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें अगर गंगा को साफ करना है तो इन पूरे शहरों का सीवेज का नेटवर्क क्या हम 2 साल में ठीक कर सकते हैं? हम 2 साल में जो चीज़ें कर सकते हैं कि हम घाट बना सकते हैं थोड़े बहुत, और हम DPR बना सकते हैं, DPR को हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 साल में कानपुर का, कलकत्ते का सीवेज नेटवर्क पलट सकते हैं, ये बात तो कोई मूर्खतम प्राणी भी नहीं कहेगा। 18 तक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारी प्लानिंग, मैंने जो पहले ही कहा था, निर्मलता का फेज 1 2016 में शुरू करेंगे, जिसमें हमने एंट्री लेवल एक्टिविटीज शुरू कर दी। जैसे हमने सरफेस क्लीनिंग शुरू कर दी, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, घाटों की स्वच्छता शुरू कर दी, कहीं कहीं घाटों के रिपेयर जरूर थे वो कर दिए, कहीं घाटों के निर्माण शुरू कर दिए, कहीं कहीं क्रेमेटोरिया बन गए। पर 2018 की डेडलाइन तो आपने खुद के लिए मैंने दिया ना। हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगा। आप 2016 को हमारा निर्मलता का फेज 1 और 2018 को निर्मलता का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और निर्मलता का फेज 2 शुरू हो जाएगा। मैं यही बोली हूँ। तो आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिए। चलिए, तो आप ये कह रही हैं फेज 2 शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों की, क्योंकि आप भी चुनाव प्रचार में पूरी जोर शोर से अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आपने उमा जी हाल ही में बयान दिया था कि 1991 में राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो लहर चली थी, आज उससे भी बड़ी लहर प्रदेश में बीजेपी के लिए है। तो राम की लहर बड़ी थी या मोदी की लहर? आप पूरी बात गलत बोल रही हैं। मैंने ये कहा था कि 91 में भी हमारी लहर चली थी, ये कहा था मैंने, और उस समय हमने नेता घोषित नहीं किया था। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिए ना। मैंने कहा, लोगों ने मुझे ये पूछा कि आपने नेता घोषित क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि उस समय भी लहर चली थी और हमने चुनाव के बाद नेता घोषित किया था। तो उससे बड़ी लहर है मोदी की या राम की लहर बड़ी थी? मैं इन दोनों की तुलना नहीं करूंगी, तुलना किसी को करने भी नहीं दूंगी। तुलना किसी को करने भी नहीं देंगे। तो मोदी जी का किस तरह का क्रेज आप जा रही हैं, जनसभाओं में देख रही हैं, किस तरह का क्रेज है? आपने खुद कहा कि आप मोदी की फैन हैं। उसका कारण है क्योंकि मोदी ने एक ऐसी आत्मीयता स्थापित की है पूरे देश के नागरिकों के साथ में। जब वो मुलायम सिंह के पोते और लालू की बेटी की शादी में गए तो वहाँ भी दोनों परिवारों के लोग दौड़े मोदी की तरफ, जबकि राजनीतिक रूप से घोर ध्रुवीकरण है। मैं देख रही हूँ कि एक जन सामान्य जो मोदी को टीवी पे ही देखा है या दूर से भाषण में सुना है, वो भी उनके साथ अपने साथ आइडेंटिफाई करता है। मुझे लगता है कि मोदी विश्व नागरिक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूरे संसार के लोग उनसे प्रेम करते हैं, मैंने तो ये देखा। और इसका कारण है कि उनकी जरूरत रही होगी, वो जिन बातों को बोल रहे हैं उनकी जरूरत रही होगी।
और जिन कामों को कर रहे हैं उनकी ज़रूरत रही होगी, और वो कहीं ना कहीं लोगों को दिल में बैठ गई होगी ये बात कि इसने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अच्छा, अगर लहर इतनी बड़ी है उमा जी, अगर आज जैसा कि आप कह रही हैं कि इतनी बड़ी लहर है, तो फिर विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर विकास छोड़ शमशान और कब्रिस्तान की बातें करने की क्या जरूरत आ गई? अगर इतनी बड़ी लहर है तो बहुत ज़रूरी है, और पूरे देश में बात कहना नहीं, करना ज़रूरी है। अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित रहें, ये व्यवस्था करना बहुत सुनिश्चित है और हमने की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। आप गोधरा के दंगों को मत जोड़िएगा इससे। बाकी के समय के आप हालात देखिए तो एक अल्पसंख्यक गुजरात नहीं छोड़ा है, एक अल्पसंख्यक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान नहीं छोड़ा है। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक सुरक्षित है सिर्फ हमारी ही राज्य सरकारों में। तो एक तो बात है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की, दूसरी है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड ना रहें क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, तो उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और एक मानव के अधिकार जितने होते हैं वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहुसंख्यकों को हर्ट करें, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखें, उन्हें ठेस पहुंचाएं। हमारे देश में राजनीति में चलन चल पड़ा है, अल्पसंख्यकों के हित का मतलब है बहुसंख्यकों का अपमान, और हम जितना उनको अपमानित करेंगे अल्पसंख्यक खुश होकर हमें वोट देंगे। ये चीज स्वयं अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट में नहीं है। कौन कर रहा है अपमान बहुसंख्यकों का? कैसे हो रहा है अपमान? समाजवादी पार्टी के लोग मजाक बनाते हैं आस्थाओं का, वामपंथी लोग मजाक बनाते हैं आस्थाओं का, कांग्रेस के लोग मजाक बनाते हैं आस्थाओं का। मैं आपको 91 की याद दिलाऊं, मतलब इतना मजाक कभी किसी समाज का हो नहीं सकता। अयोध्या में आपको याद है एक सहमत नाम की संस्था है कम्युनिस्टों की, उनने एक प्ले किया और उस प्ले का पैसा अर्जुन सिंह ने दिया HRD मिनिस्ट्री में, और ठीक अयोध्या आंदोलन के बाद किया। और उस प्ले में ये था कि सीता तो राम की बहन थी। अब आप अयोध्या में जाके ये बताएंगे कि सीता राम की बहन थी, इससे बड़ा अपमान बहुसंख्यकों का और क्या हो सकता है? वो तो पुरानी बात थी। आज भी ऐसा होता है। आज कहाँ हो रहा है? आज भी ऐसा होता है। आज भी आप JNU में देखिए क्या हुआ, अभी रामदास कॉलेज में जाकर के देखिए आप क्या हुआ। कश्मीर का नारा लोग लगाते क्यों है? अल्पसंख्यकों की खुशी के नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यकों की बहनों बेटियों की इज्जत लूटी गई और वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। इसलिए कश्मीर का नाम लेने से अल्पसंख्यक खुश होंगे, इसलिए वो कश्मीर का नाम वो कह रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। कौन सी? अगर वो कश्मीर को लेके अपनी राय रखते हैं तो वहाँ के लोगों का तर्क हाँ, है। तो उनको जब मारेंगे तो मारने वालों की भी तो अभिव्यक्ति की ही आजादी हो जाएगी फिर। तो आप कह रही हैं कि मारना उचित है? ना, दोनों ही बातें अनुचित है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, मैं ये बात कह रही हूँ। अगर रामदास कॉलेज पे हमला बोल दिया ABP के लोगों ने तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर आप लिमिट तय करिए ना, अभिव्यक्ति की आजादी यानी क्या? नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी आपके मुंह पर कोई थूक दे और कहे कि वो अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप भी तो थप्पड़ जमाई दोगी ना। तो आप गांधी जी के सिद्धांत नहीं मानेंगे कि दूसरा गाल आगे कर देंगे? गांधी जी ने जो बात कही है, नहीं ये गांधी जी का देश है लेकिन कृष्ण का भी देश है, जिसने बांसुरी भी बजाई और सुदर्शन चक्र भी चलाया है। मेरा तो कहना यह है, गांधी जी का तो मंतव्य था कि क्षमाशील हृदय होना चाहिए। उस मंतव्य को आप शाब्दिक में मत लीजिए, भावनात्मक रूप से लीजिए कि क्षमाशील हृदय होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी को जब आप डिफाइन करोगे तो क्या एक ही सीमा तक एक ही वर्ग को अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी? दूसरे वर्ग को भी मिलेगी ना। जैसे JNU का हुआ तो वामपंथियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली, तो फिर वहाँ ABVP को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी ना। मैं ये कह रही हूँ। पर वो कह रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादा लांघ जाती है ABVP की। कौन सी? ABVP की अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादा नहीं लांघती। जब वो मोदी का अपमान करते हैं, जब कन्हैया ने कहा कि मैं मोदी का कॉलर खींचना चाहता हूँ, एक भारत के प्रधानमंत्री का कॉलर खींचने की बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अगर ABVP हिंसक और अब्यूजिव हुई तो वो गलत था? अगर वामपंथी ऐसा करेंगे तो मैं ABVP को दोषी नहीं ठहराऊंगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। उमा जी, अगर हम एक बार फिर से अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि बीजेपी को आपको लगता है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं विपक्षी दलों के कि जैसे जैसे चुनावों के चरण आगे बढ़ रहे हैं आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं और तमाम हिंदुत्ववादी छवि वाले नेताओं को आगे किया जा रहा है, जिनमें आपका नाम भी सबसे मुखर तौर पर आता है? मैं तो बहुत पहले से ही मैं मंत्री हूँ। नहीं, प्रचार के लिए चुनाव प्रचार में शुरू से ही कर रही हूँ, डे वन से कर रही हूँ। क्या है, आप लोग ना चीजें ढूंढ रहे हैं और वो चीजें ढूंढ रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं, नई नहीं है वो। मैं तो डे वन से चुनाव प्रचार में लगी हुई हूँ। आपको लगता है मुस्लिम आप लोगों को वोट देगा? मैं बहुत खुश होंगी कि मुस्लिम समाज हमारा विश्वास करे और वो हमें वोट दे, क्योंकि इस देश में धर्म के आधार पर वोट डालना, इसको हमें खत्म ही करना है। मुसलमान नेताओं को भी हिंदू वोट देते हैं तो हिंदू नेताओं को भी मुस्लिम वोट देते ही हैं। हम भले ही हमें ना देते हो, दूसरी पार्टी के नेताओं को देते हैं। आप मानती हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते? आप मानती हैं बात? हो सकता है ना देते हो, मैं आपको ये कह रही हूँ। मैं मानती हो नहीं मानती की बात नहीं है। आप मेरे शब्दों पे
को पकड़ते समय ध्यान रखिएगा कि नहीं ना कि मैंने बोला कि आप उसको रिकॉर्ड में दोबारा रिपीट करके देखिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि वो हिंदू नेताओं को वोट देते ही हैं, भले ही वो हमारी पार्टी के ना हो। मैं आपको ये कह रही हूँ, तो वोट वैसे भी धर्म के आधार पर नहीं होता है, हो सकता है हमें भी देते होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें, एक बार फिर से लौटें, राम मंदिर की बात करें, आप ही ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरी रिसर्च से जानकारी है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी रही थी, कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा जो मेरी समझ कहती है उमा भारती जी ने दिया था, जो बाद में चल के विश्व हिंदू परिषद और सभी की जबान पे मैं नारा कभी नहीं देती। ये संकल्प, मेरे मुंह से आप नारा नहीं सुनेंगे। संकल्प लिया था आपने? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। राम मंदिर पे मेरी आस्था है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ रामलला बैठे वहीं होना चाहिए, एक भी इंच इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा पहले मैनिफेस्टो में 5वें 6ठे नंबर टॉप 5 मुद्दों में रहता था, आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत पीछे चला गया है। ना नीचे नहीं गया है। उसका रीजन ये है कि एक फैसला आ चुका है 3 जजेस की बेंच का, जिसमें कि जिसके लिए हमारा आंदोलन था, पूरा डिस्प्यूट ये था कि वो राम जन्मभूमि नहीं है, और हम कहते थे कि वो राम जन्मभूमि है। तो वो 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुना दिया है कि वो राम जन्मभूमि है। अब रह गया है कि डिस्प्यूट ऑफ लैंड, की जमीन किसकी है, राम जन्मभूमि न्यास की है कि वक्फ बोर्ड की है। तो वो तो कोर्ट में सेटल होना है, ये कोर्ट में है अभी, और कोर्ट ने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है, क्योंकि जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड होता है आपको तो पता है, जी जी, वो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल होता है। उसमें अभी उनकी मृत्यु हो गई है असल में, जो जी, तो इसलिए वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी हो सकता है और लेजिस्लेशन से भी हो सकता है। बाकी एक मामला सुलझ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल मारने के लिए तैयार थी, मैं जान देने के लिए तैयार थी, और ये तय हो गया कि माननीय जजेस ने कह दिया कि बीच का जो टॉम है वो रामलला का है, और यही मैं चाहती थी, यही सारे आंदोलनकारी कह रहे थे कि वो राम जन्मभूमि। बीजेपी का आंदोलन पूरा हो गया है? नहीं, संपूर्ण हो गया, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, संपूर्ण हो गया। लेकिन अगर मामला सिर्फ कोर्ट से ही तय होना है, तो फिर बीजेपी क्यों कहती है कि हम बनाएंगे? हाँ, वो तो कोर्ट से होगा, तो फिर बीजेपी इसका श्रेय क्यों लेना चाहती है कि हम बनाएंगे रामलला का मंदिर? इसका श्रेय बीजेपी अपने खाते में कैसे ले सकती है अगर मामला कोर्ट ही तय करेगा? हम चाहते नहीं, डिस्प्यूट ऑफ लैंड है अब मंदिर की बात नहीं है, अब जमीन की बात है। तो जमीन की बात तो बीजेपी नहीं सॉर्ट आउट कर पाएगी ना। और रही मंदिर बनाने की बात, तो सोनिया गांधी बना दें, अखिलेश बना दें, हमें कोई दिक्कत। आपको लगता है वो नहीं बना पाएंगे? नहीं, बना देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कह रही हैं कि अखिलेश ने गोमती के साथ अन्याय किया है, क्यों? क्या अन्याय किया नहीं कह रही हूँ मैंने ये कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे कई बार अखिलेश ने कहा कि आप देखो आकर के, तो मैं आ नहीं पाई थी, लेकिन चुनाव में आई संयोग से, तो मैं रात में गई मेयर को लेके देखने के लिए। नदी के फ्लड प्लेन को कभी बांधा नहीं जाता, क्योंकि केदारनाथ का डिजास्टर जो था वो यही रीजन था कि फ्लड प्लेन बंधा हुआ था उसका। तो जब वो जोर से, अच्छा, फिर जब नदी के फ्लड प्लेन को बांध देते हैं तो लोग वहाँ घर बनाने लग जाते हैं, रेस्टोरेंट बनाने लग जाते हैं, तो उससे जनहानि और धनहानि दोनों होते हैं। तो वहाँ क्या है कि गोमती की सफाई के लिए एक भी काम नहीं किया, खाली किनारे बनाने शुरू कर दिए ताकि भू माफिया की जमीन महंगी हो जाए, लोगों की जमीनें महंगी हो जाए। इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? भयंकर। जांच होगी इसकी, आपके मंत्रालय के अधीन भी है मामला, तो कर सकते हैं आप गोमती के बारे में? अभी अब चुनाव खत्म हो जाए, देखेंगे, करेंगे ही। अगर हमें कोई प्रमाण मिला तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, भ्रष्टाचार के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपने पैसे लिए, एक होता है कि आपने अपने लोगों को वहाँ जमीनें खरीदवा दी, और उनके जमीनों के भाव बढ़ाने के लिए आपने दोनों तरफ रिवर फ्रंट बना दिए। पहले क्यों नहीं ध्यान दिया जब कर? अभी तो कंप्लीट, मतलब वो जो जिस शेप में आया है वो शेप ही अभी आया है। पहले मैं 1-2 बार आई तो मुझे ये लगा कि ये सीवेज ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा, इसको साफ कर रहे हैं, मुझे दिखते थे पाइप। अभी जब मैं आई तो दोनों तरफ सड़कें सी दिखी, तो मैं तो एकदम डर गई कि दे आर कैप्चरिंग द फ्लड प्लेन। आप इस पर निर्माण शुरू कर देंगे तो डिजास्टर को इनवाइट कर लेंगे। अखिलेश को आप क्यों सीएम पद के लिए फिट नहीं मानती? वो एमएनसी के लिए फिट है, ऐसा क्यों? मैंने आपका बयान पढ़ा था कहीं। हाँ, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते हैं, जैसी बातें बोलते हैं, उन्हें जन भावनाओं की समझ नहीं है। जैसे गधे की बात बोलना, और भी कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि उनके जो पिताजी हैं, देखिए उनके पिताजी से हमारा भयंकर विरोध रहा है। अखिलेश की तो कोई विचारधारा ही नहीं है, तो कोई वैचारिक विरोध नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपनी कोई आइडियोलॉजी तो एस्टेब्लिश कर नहीं पा रहे हैं। आइडियोलॉजी तो एस्टेब्लिश की थी फादर ने। हमारा उनसे घोर विरोध रहा, लेकिन उनको समझ थी जन भावनाओं की। मैं अखिलेश के साथ 3-4 बैठकें की गंगा के विषय को लेके, गोमती, गंगा, सरयू, रामगंगा, काली, उनने हर बार हाँ भरी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। सोच की कमी है अखिलेश में? नहीं, इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव है और कमिटमेंट नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, आप कह रही हैं इनसेंसिटिव? हाँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ही हैज नो कमिटमेंट फॉर पीपल्स कॉज, और वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव है।
अगर राहुल गांधी की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक अनुभवी नेता हैं तो उनको किस तरह से आप देखेंगे? मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं। मुझे उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिखती। अच्छा, जब दिखेगी तब ना बोलूंगी। मतलब इतने खराब है कि जज ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, खराब नहीं कहूंगी, मतलब आप समझ रहे हैं, आपको रिएक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है ना। अच्छा, रिएक्ट करने लायक भी नहीं है। नो, उनके बारे में नहीं बोल रही। हाँ। आप किसी के बारे में जब रिएक्ट करते हैं तो यू हैव टू हैव समथिंग ना। यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं मेरे को। एक आदमी अचानक आता है, कुर्ता पजामा पहने, एक भाषण करता है, गायब हो जाता है। अच्छा, मतलब बस सीजनल नेता है। सीजनल नेता भी नहीं मैं कहूंगी, ये तो आप कह रही हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि मेरे लिए ये डिफिकल्ट है कि मैं राहुल पर रिएक्ट करूँ। राहुल पर रिएक्ट करें। अच्छा, प्रियंका गांधी और डिम्पल को आपने कहा कि वो बरसाती मेंढक है, ऐसा कहा आपने? ना, नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि चुनाव के समय पे कई लोग निकल आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। नाम लेके नहीं कहा। अच्छा, नाम लेके किसी का नहीं कहा। तो ये मंझे हुए नेता का गुण होता है ना कि बात कह भी दो और नाम भी बात थी भी नहीं। मैं संदर्भ भी दूसरा था, आप रिकॉर्ड निकलवाइएगा। संदर्भ दूसरा था। संदर्भ किस संदर्भ में कहा था आपने? पता नहीं, कोई बात कह रही थी मैं कि खाली चुनाव के समय पे भाषण करने के लिए आ जाना और फिर लोगों के लिए काम नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं क्यों कहूँगी? अखिलेश की पत्नी है डिम्पल, सांसद है कन्नौज से, उसको मैं मेढक कैसे कह सकती हूँ? और ये जो मिसेज वाड्रा हैं, रॉबर्ट वाड्रा की जो घरवाली हैं, इनके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इनने एक बार मेरे बारे में कहा था कि उमा भारती मेरा नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि उमा भारती जब मेरा नाम लेती हैं तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। तो प्रियंका को अपनी औकात भूल गई कि मैं सीएम रही हूँ, मैं केंद्र में मंत्री रही हूँ, उनकी हैसियत ही नहीं है इतनी। अगर मुझे टीआरपी बढ़ानी है तो मैं मोदी का नाम लूंगी ना। तब से मैंने तय किया था कि मैं इनको हमेशा मिसेज वाड्रा कहूंगी। मिसेज वाड्रा कहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका जो है वो मोदी जी, आपने कहा कि मोदी जी का नाम इसलिए ले रही हैं, गोद लिया हुआ बताया, उत्तर प्रदेश में गोद लिए हुए बेटे हैं, गोद लेने की जरूरत नहीं है, बाहर ही बताया। तो ये किस लिए बताया उन्होंने, क्यों कह रही हैं ऐसा? टीआरपी बटोर रही हैं वो मोदी जी के नाम से? ये तो सारे लोग टीआरपी बटोर रहे हैं। अगर ये मोदी के बारे में नहीं बोलेंगे तो उनका भाषण ही कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। हाँ, यहाँ भारत में क्या हो गया, या तो मोदी बोले या मोदी के बारे में बोलो। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि डिम्पल आपसे खासी नाराज लगती हैं। आपने डिम्पल को कहा कि वो महिलाओं के मुद्दों के प्रति असंवेदनहीन है, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आप मध्य प्रदेश से आई हैं इसलिए बहुत ढोल पीट रही हैं, ऐसा कहा है उन्होंने एक जनसभा में। मेरे को उनको कुछ नहीं कहना। आपने कहा था वो असंवेदनहीन है महिलाओं के मुद्दे को लेकर? नहीं, मैंने ये कहा था कि वो एक सांसद हैं और जो बुलंदशहर की घटना हुई थी उन महिलाओं से मिलने के लिए जाना चाहिए था, उनके प्रति सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी। अब वोट मांगने के लिए निकली है। अच्छा उमा जी, आप तो प्यार की समर्थक रही हैं, आप प्यार को करीब से समझती हैं, आप भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में रोमियो स्क्वाड नाम का एक दल बनाना, प्यार पे पहरेदारी करने के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए, कहाँ तक इसको उचित मानती हैं? आप कैसे देखती हैं? लव तो जिहाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, उसमें जिहाद शब्द नहीं हो सकता। जिहाद तो तब होता है जब आप किसी को प्रेम की आड़ में कोई साजिश कर रहे हो। अगर धर्मांतरण की साजिश है तो वो जिहाद है फिर, और वो तो फिर बुरी तरह से डील करना चाहिए उसके साथ। लेकिन जहाँ तक प्रेम की बात है तो हमारे शाहनवाज हुसैन ने रेणु शर्मा से शादी की हुई है, लेकिन रेणु आज तक हुसैन नहीं हुई और शाहनवाज आज तक शर्मा नहीं हुआ। सुशील मोदी ने जेसी जॉर्ज से शादी की हुई है, जेसी जॉर्ज आज तक मोदी नहीं हुई और सुशील मोदी आज तक सुशील जॉर्ज नहीं हुए। तो फिर हमारे यहाँ प्रेम विवाह नहीं हुए, इसलिए क्योंकि धर्मांतरण के लिए ये कोशिशें चल रही हैं इस देश में, लड़कियों को बरगला करके उनसे शादी करके उनका धर्म बदल देना, इसलिए ये बात आई। पर हमारा संविधान कहता है कि 18 साल के बाद लड़की समझदार है, वो क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये स्क्वाड बना के लगाम लगाना, उनके माँ बाप हैं, उनके अभिभावक हैं, एक पार्टी को अपने एजेंडे में शामिल करने की कौन सी मजबूरी है? अगर हम ये मानते हैं कि जब आदमी एडल्ट हो जाता है तो वो अपनी रक्षा के लिए जिम्मेवार हो जाता है, तो पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस हम इसलिए लगाते हैं ना कि एडल्ट भी खतरे में हो सकते हैं, सड़कों पर पुलिस इसलिए घूमती है, इसलिए एडल्ट है तो सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं, एडल्ट को भी सुरक्षा की जरूरत। लेकिन धर्म बदल के और उसकी संख्या बढ़वाना अपने धर्म की, ये तो षड्यंत्र है, इसको तो हम बुरी तरह से कुचल देंगे। आपको लगता है कोई ऐसी सोच के साथ? हाँ, खूब ऐसा होता है। आपको कभी मिली ऐसे? बहुत माँ बाप फुट के, लड़की फुट के रोई, भोपाल में और भी जगहों पर फुट के रोई लड़कियां, कि हमें नहीं पता था। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आप लोग क्यों इतना उठा रहे हैं चुनाव के नजदीक आते ही? चुनाव के नजदीक का बिल्कुल नहीं है, आप चुनाव के नजदीक पूछ रही हैं, आप मुझे मिली क्यों नहीं पहले? ये तो बात 1 साल से चल रही है ट्रिपल तलाक, वो भी कोर्ट के कहने पे। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव के हिसाब से बोल रहा है? नेताओं की भाषा में हमारी ओपिनियन पूछी ना उन्होंने कोर्ट ने, तो सरकार ने अपनी ओपिनियन दी, उस ओपिनियन पे आपने सवाल करने शुरू कर दिए, तो हम कह देंगे नहीं हमें नहीं बोलना, ऐसे थोड़ी होगा, बोलना पड़ेगा। इतने में चुनाव आ गया, आप मत पूछिए ना अभी। अच्छा, हाँ नहीं, आप लोग रैली में कह रहे हैं तो इसलिए कहना पड़ रहा है ना। हाँ। हम तो निश्चित रूप से बिल्कुल जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अच्छा। और अभी डिसाइड करने दीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, सरकार को डिसाइड करने दीजिए और मुस्लिम महिलाओं का मत होने दीजिए इसके बारे में, बनने दीजिए उनकी। तो आपने ही कहा ना, और महिलाओं को भी मत देने का ओपिनियन, उनको ओपिनियन देने दीजिए। उमा जी का गणित क्या कहता है, कैसी वो बीजेपी का हमारा प्रदर्शन? गणित तो भयंकर वाला है यहाँ पे। हमें तो अगर इनने गठबंधन नहीं किया होता, राहुल ने और अखिलेश ने, तो अखिलेश दमदार नंबर 2 होते। अच्छा। सरकार तो हमारी बनती, लेकिन अच्छी, मतलब हमारे बिल्कुल नेक टू नेक आ गए होते वो हमारे। लेकिन जब से उन्हें राहुल से हाथ मिलाया, तब से 105 में से जो 80 सीटें तो हमें ले जानी अकेली। अच्छा, आपको ले जाना? हाँ, क्योंकि राहुल का तो ऐसा हो गया बेचारे का कि वो किसी के साथ खड़े भी हो जाए तो उसका वजन आधा कम, लोगों की नजर में उसकी गंभीरता ही खत्म हो जाती है। गंभीरता खत्म हो जाती है। तो अब जब अगर ऐसा प्रचंड बहुमत आएगा तो फिर दीदी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो फिर क्या, जो मेरा शुरुआती सवाल था, आप पक्का मानिए कि मेरे से ये सवाल करना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप यकीन मानिए। अच्छा, पार्टी कहेगी तो आप नहीं, मानेंगी? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो ये थी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल पर अपनी राय रखी और अपनी पार्टी की जीत का दम भरा। तो वहीं उन्होंने राहुल को किसी प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं समझा, तो अखिलेश में प्रतिबद्धता की कमी की बात कही और खुद को मोदी का फैन बताया। लेकिन ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के दंगल में जीत उनकी पार्टी की होगी, लेकिन फिर भी वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले दावेदारों में खुद को कहीं नहीं देखती हैं। वो अब गंगा की हो चली हैं।